पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबा। स्वागत है आपका जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा एमपी। जी हां, कौन बनेगा एमपी का ये कारवा आज पहुंचा है साइंस सिटी अंबाला में। अंबाला एक बड़ी लोकसभा सीट है जहां से यमुनानगर और पंचकुला जिले की सीटें भी आती हैं। जी हां, हम आज अंबाला में हैं, औद्योगिक नगरी है अंबाला। अंबाला में अब तक 13 लोकसभा चुनाव हुए हैं और 13 में से 3 बार कांग्रेस और 6 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी को मौका मिला है, जबकि एक बार बीएसपी ने यहां से जीत दर्ज की है। अंबाला वो सीट है जहां लोगों को जिसने जो भरोसा दिलवाया उस पे भरोसा किया, विश्वास किया, अपना मत दिया। जी है, लेकिन अंबाला के लोगों को क्या कुछ मिला है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंबाला लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता मौजूद हैं। सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंबाला के लिए क्या कुछ किया गया, अंबाला सीट को क्या मिला, अंबाला के लोगों को क्या ऐसा मिला जिससे लोग फिर से राजनीतिक दलों पर भरोसा करें, या उनको एक बार फिर से यह जताने की कोशिश करें कि आपने जो कुछ किया है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे साथ अंबाला के लोग मौजूद हैं। मैं आज शुरुआत लोगों से ही करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक एक करके अपनी बात रखें। लोगों के पास पहले जाऊंगा और नेताओं के पास बाद में आऊंगा। पहले पूछेंगे लोगों से कि क्या कुछ अंबाला के लिए ऐसा खास हुआ है या कुछ रह गया या किस पे काम शुरू ही नहीं हुआ। जो परियोजनाएं योजनाएं लोगों को बताई गई थी, जो सपने दिखाए गए थे, वो कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए। जी हाँ, आप नाम बताइए अपना। देवेंद्र सिंह सोडी है जी। जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। मौजूदा एमपी रहे हैं, मौजूदा एमएलए रहे हैं, लेकिन रोजगार जो है पिछले 25 सालों से अंबाला की जनता को नहीं मिला है। अभी भी आपने देखा होगा जब जींद उपचुनाव हुए थे तो इसमें जींद में 1667 नौकरियां लगी और अंबाला में सिर्फ 26। ऐसा क्यों? जी, रोजगार का बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मसला बड़ा है। मैं आपके पास आऊंगा। जी बताइए, नाम बोलिए अपना। सर, मेरा नाम नितिन भाटिया है जी। मैं अंबाला छावनी का स्थानीय निवासी हूँ और मैं अपने पहले तो यही कहना चाहूँगा, जिनको ने यहाँ पे बुलाया गया था माननीय कटारिया जी को, जिसको लेके बेरोजगार युवा यहाँ पे आए थे, उनको पता लगा था कि कटारिया जी यहाँ आ रहे हैं, पर कटारिया जी का ना यहाँ पे आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, कटारिया जी बात हुई है, लेकिन मैं पहले एक परिचय करवा देता हूं। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं, उसके बाद फिर मैं सवाल लेने शुरू करूंगा। जनता से शुरुआत इसलिए क्योंकि जनता का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। जनता इस पर्व को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक दल कितने तैयार हैं, उनके पास क्या योजनाएं, क्या वादे, क्या नीतियां हैं जनता को मनाने के लिए, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से मनदीप जी हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र तिवारी जी हैं, इंडियन नेशनल लोक दल से शिषपाल जी हैं, जेजेपी से हमारे पास दिलबाग नैन जी हैं, एलएसपी से गणेश शर्मा जी हैं और आम आदमी पार्टी से अमर आर्य जी हैं। सबसे बात करेंगे, सबसे पूछेंगे। रोजगार का पहला एक मुद्दा जनता ने अपने आप उठा दिया है, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा मैं आपके पास लेके आता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, मौजूदा सांसद, विधायक, मंत्री, सरकार आपकी है। आप ये बताइए कि आपके सांसद साहब अंबाला में दिखते ही नहीं हैं, उनके पोस्टर लग जाते हैं, गुमशुदगी के उनके शिकायतें की जाती है, ऐसा क्यों? एक बार चुन के चले गए, संसद में चले गए, उसके बाद वापस आना मुनासिब नहीं क्या? आपका नमस्कार, जो आपने मौका दिया मेरे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय सांसद रतनलाल जी कटारिया जी जितना समय उन्होंने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है, पिछले 60 सालों में कितने एमपी यहाँ पर आए? कोई एक एमपी बता दे। मैं बलाना मंडल से अध्यक्ष हूँ। मेरा 40 गांव मेरे पास आते हैं और मेरे हर गांव में कटारिया जी का 3-3, 4-4 बार आना हुआ है। ये तो पहले ही बोलने शुरू हो गए।
एक मिनट बोलने तो दीजिए, बात तो करने दीजिए। अभी सवाल और भी पूछेंगे। मैं एक एक करके जाऊंगा सबके पास, आपके पास भी आऊंगा। शुरुआत आज आप ही से हुई है, आज आप ही का दिन है, आज आप ही का दिन है। शुरुआत आपसे ही हुई है। मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले एक बार इनको जवाब पूरा करने दीजिए। एक सवाल और है इनके लिए, फिर बाकी सबके पास जाऊंगा। मैं आपके सवाल का ही जवाब देना चाह रहा हूँ। क्या कुमारी शैलजा जी कटारिया जी के कंपैरिजन कितने आए हैं? वो हवाई नेता, वो बता सकते हैं? बता सकता है कोई शैलजा जी कटारिया जी का कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? अच्छा, एक सवाल और है, फिर मैं सबके पास जा रहा हूँ। एक सवाल और है साहब, कांग्रेस की फूट पूरे हरियाणा में अखबारों में छपती है, टेलीविजन में आती है, कांग्रेस एक नहीं। अंबाला में तो बीजेपी एक नहीं है सर, बीजेपी एक नहीं है अंबाला में। तो यहाँ मंत्री सांसद का विरोध करता है और सांसद मंत्री का विरोध करता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो निर्णय, जो टिकट का भी ऊपर से होता है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सुई के नक्के में से निकल जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक वो अखबारों में जो बयान छपते हैं वो गलत होते हैं। लेकिन साहब, आपकी जो बस चली थी वो डिपो तक सभी सवारियों को लेकर पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रतनलाल कटारिया जी को आज यहां होना चाहिए था, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि वो किस मुंह से अंबाला छावनी की धरती पर आएंगे। ये पहला एसपी है जो हवलदार से डर के हमारे अंबाला छावनी में नहीं घुसता। हालांकि 10 मिनट पहले बात हुई थी, कह रहे थे आ रहे हैं। मेरे को पता आएंगे ही नहीं। ये जवाब इनसे भी ले लेते हैं, ऐसी वादा खिलाफी की नौबत क्यों आई सर? ऐसी वादा खिलाफी की नौबत क्यों आई? देखिए, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, मेरी कटारिया जी से बात हुई है, उनको अचानक किसी मीटिंग से जाना पड़ा, लेकिन आप सबके जवाबों के लिए, सवालों के लिए तो मैं अकेला ही काफू। कटारिया जी का तो मैं आ रहा हूं सर। जी आजा ओंकार जी इनेलो से आए हैं। ओंकार जी आए हैं इनेलो से। सुनिए, ओंकार जी आए हैं इनेलो से। सर, क्या कुछ आप अंबाला के लिए कहना चाहेंगे? क्या योजनाएं आपके पास है? क्योंकि पार्टी तो लगातार टूट रही है, आपके विधायकों का आपके ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। 4 कभी 2 कभी 1 कभी फटाफट, मतलब लाइन लगी हुई है। फिर क्यों, जब विधायक भरोसा नहीं कर रहे, जनता क्यों भरोसा करे सर? आपने बोला पार्टी टूट रही है। पार्टी कोई नहीं टूटी। एक परिवार में झगड़े चलते रहते हैं और झगड़े सुलझ भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, आज हम लोकसभा क्षेत्र के लिए ये झगड़े सुलझ जाते हैं, ये कहा है इन्होंने। झगड़े सुलझ जाते हैं, ये कहा है इन्होंने। ये झगड़ा सुलझने वाला तो है नहीं, ये झगड़ा सुलझने वाला तो है नहीं। ऐसा दिक्कत कांग्रेस वालों को ज्यादा हो रही है, बीजेपी वालों को ज्यादा हो रही है। झगड़ा हमारा, हम देखेंगे इनको क्या प्रॉब्लम है। और सेकंड में लोकसभा क्षेत्र की प्रॉब्लम इनको हो ना हो, पार्टी को जरूर होती दिख रही है। जिन चुनाव ने दिखा दिए। मैं लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अंबाला लोकसभा क्षेत्र जिसके लिए हम आज यहाँ आए हैं, उस लोकसभा क्षेत्र में कटारिया जी ने जो वादे किए थे, इन्होंने कहा था HMT जो डेड हो चुकी है उसको दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे। यमुनानगर चंडीगढ़ की रेलवे लाइन, कहाँ है रेलवे लाइन? इन्होंने बहुत से वादे किए थे। इन्होंने यह भी कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे इसको, कहाँ है स्मार्ट सिटी? नौकरियों के लिए कहा था। अगर हम देश के लेवल पे देखें, देश के लेवल में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इनसे कि नोटबंदी आपने करी, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने लाइन में लगाया, उस नोटबंदी का मेरे को एक फायदा दिखा दो, एक फायदा। नोटबंदी का कोई फायदा नहीं सर। एक मिनट आ रहा हूँ। मैं एक सवाल लेकर फिर जनता के पास आऊंगा। सर दिलबाग, हाँ जी। ऐसा है, मैं ओंकार जी को कहना चाहता हूँ, ये इन्हीं की देन है जो एक अहंकारी रूपी पेड़ को इन्होंने अंबाला छावनी में बसाया और वो नफरत के बीज बो रहा है आज। ये इन्हीं की देन है, ये इनेलो पार्टी की देन है जो अनिल विज रूपी अहंकारी MLA इन्होंने बनाया। अगर ये उस समय समझ जाते तो आज ये MLA ना होते, नोटबंदी की जनता परेशान ना हो। नोटबंदी की परेशानी लेकिन मेरा एक सवाल दिलबाग जी से मेरा एक सवाल है। सुनिए, मैं आता हूँ आपके पास। खुद तो उसको हरा नहीं पाए, उससे हर बार लंबे पड़ जाते हो, इनके ऊपर चढ़ जाता है और अपना दोष हमारे ऊपर मर रहे हैं। तुम खुद तो उसको हरा नहीं पाए,
आरोप तो आपकी पार्टी पे भी किसी को, आरोप तो आपकी पार्टी पे भी किसी को सपोर्ट करने का लगता है, आरोप तो आपकी पार्टी पे भी किसी को सपोर्ट करने का लगता है। दिलबाग जी, जब आप अपनों के ही नहीं हुए तो जनता के कैसे होंगे? ये सवाल हर बार जनता पूछती है। जी, इसका मेरे पास जवाब है दिलबाग जी। हमने हरियाणा के अंदर हर युवा की आवाज उठाने के लिए भाई दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसा फैसला लिया, जैसे लोकसभा में जाके उन्होंने हरियाणा की आवाज उठाई, इसी प्रकार हरियाणा में रह के मुख्यमंत्री बनके हरियाणा की आवाज उठाएंगे। क्योंकि हम देख रहे थे 15 साल 10 साल हमने कांग्रेस की सत्ता देखी, 5 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देखी। दोनों सत्ता को देखते हुए आज ये मजबूरी में फैसला लिया गया दुष्यंत चौटाला जी को आगे लाने का। कोई अंबाला की जनता के लिए भी कुछ है क्या? फैसला तो मजबूरी में ले लिया। पहले अपने परिवार में तो मुखिया बन जाइए। मैं पहले अपने मैं परिवार सबसे का पहले मुखिया तो बन जाइए। आज मैं बहुत खुशी से अंबाला कैंट में आया था, क्योंकि 8 हलके जो अंबाला के हो रहे हैं उनमें मैं गया, उनमें मैंने पता किया कि भाई कहीं किसी ने कटारिया जी को देखा, हल्के न कटारिया जी को देखा। सबने बताया भी कटारिया जी गुमशुद हैं। कटारिया जी पंचकुला जाके बोलते थे कि मैं अंबाला रहता हूँ। आज अंबाला से मुझे पता लग गया कि वो अंबाला में भी नहीं है। वो है कहाँ? दुरुस्त करके आइए आप। मौका मिलता मुझे, वो है कहाँ? ये सवाल है। एलएसपी के पास आते हैं, बार एक ही सवाल सबसे पूछना पड़ता है। सर अरे वो आते तो बहुत सारी योजना गिनवाते, पता नहीं क्या क्या कर दिया अंबाला की जनता के लिए, सब बता देते। वो आए नहीं वो जवाब देने के लिए तिवारी जी। आप बताइए सर, आप बताइए। कुरुक्षेत्र की जनता ने तो कह दिया, कुरुक्षेत्र की जनता ने तो कह दिया। अब आप बता दीजिए, टिकट किसी और पार्टी से मिलती है, सांसद बनते हैं, पार्टी नई बना लेते हैं, लेकिन सांसद पद का लोभ नहीं गया, इस्तीफा नहीं दिया, ठीक है। और फिर एक जवाब और दे दीजिए, जात पात से ऊपर की राजनीति करना कब सीखोगे आप? देखिए टप्पार जी, मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र की जनता ने एमपी बनाया था। इस्तीफा किस लिए दे? अगर जनता कहेगी तो इस्तीफा देंगे। बीजेपी ने एमपी नहीं बनाया, कुरुक्षेत्र ने एमपी बनाया। और एमपी रहते हुए देखो कितने कुरुक्षेत्र के लिए जो काम किए। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी 10 के 10 एमपी ने, देखिए 10 के 10 एमपी ने कोई काम नहीं किया। 10 के 10 एमपी ने कोई काम नहीं, सबसे ज्यादा काम कर रखा है। ये रिकॉर्ड पे है, ये बात रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं बोल रहा। किताबों के रिकॉर्ड में है। आप ये बताओ ना, अंबाला की जनता क्यों भरोसा करेगी आप पे? ये तो बताओ। बता रहा हूँ मैं अंबाला की जनता से, मैं जनता से एक जवाब दूंगा। सुनो मेरी बात को सुनो। अंबाला की जनता से पूछना चाहता हूं मैं मौजूदा सरकार से और एमपी से। जब ये पहले तो एक आईएमटी के लिए बोला था कि आईएमटी बेरोजगार को लिए बनाई जाएगी, क्या वो आईएमटी आज भी बनी? क्या बताओ, अगर बनी है तो बताओ। ये इस बात का ये जवाब दे कि कोई भी बनी है कि नहीं बनी है। इतने बेरोजगार युवा, मैं आपको डाटा बताता हूँ, आरटीआई से जो डाटा लिए कुछ नहीं हुआ इनकी नजर में, कुछ नहीं हुआ। मैं आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछता हूँ साहब। रुकिए मैं जी, बात पूरी होनी चाहिए। मौजूदा सरकार ने क्या काम किया मैं पूछना चाहता हूँ। आप ये बताओ, अगर रोजगारी कार्यालय से जो लिए डाटा के डाटा, इसमें केवल अभी तक 26 नौकरियां मिली हैं। और ये कह रहे हैं देखिए, ठीक है। हमारी सरकार आपकी सरकारों की तरह नहीं है कि अपने लोगों को। आप एक मिनट रुकिए। आम आदमी पार्टी से पूछ लेते साहब। कसम खाई गई थी कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। और दिल्ली में यह कहा गया रैली से कि लगभग मना कर दिया। उसके बाद फिर गठबंधन की लगातार कोशिशें। सर, क्या स्टैंड कोई चीज होती है या नहीं होती है? स्टैंड भी कोई चीज होता है?
पहले तो आदरणीय भाई की उस बात का जवाब देना चाहता हूं कि रतनलाल कटारिया यहां पर नहीं है। रतनलाल कटारिया इसलिए यहां पर नहीं, सुनो मेरी बात, रतनलाल कटारिया यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि अमरपाल आर्य ने पूरे कालका से लेकर के कलेसर तक पंपलेट लगाए थे। आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना सर, आप अपनी गठबंधन वाली बात का जवाब दीजिए। उस बात का जवाब शख्स है जिसने 1.5 लाख रुपए देने की बात करी थी। यदि रतनलाल कटारिया को आप कहीं पर दिखाते हैं तो 1 लाख रुपया घोषणा करता हूं, मैं आज भी घोषणा करता हूं। नहीं दफ्तर चलिए सर, देने की बात करिए। सांसद साहब के गायब होने पे बोल रहे हैं, सांसद साहब के गायब होने के बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को खुद पे भरोसा है या नहीं है? कांग्रेस से समर्थन जी आपके क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है उनके पास। भाई साहब ने बात कही, सुनो मेरी बात, आप प्लीज सुनिएगा, मादा रखो आप। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ सुनो, भारतीय जनता पार्टी वालों में मादा नहीं है सुनने का, आप सुन नहीं सकते, आप बोलिए तो सर, पहले एक बात का जवाब दीजिए आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ आपको पूरे भारत से भगाने के लिए किसी के साथ भी समझौता करना पड़े, करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे, लेकिन आपको नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, मैं जनता से सवाल लूंगा। एक मिनट, बैठिए। मैं जनता से सवाल लूंगा। मैं सबसे पहले महिलाओं से सवाल लूंगा। मैं महिलाओं से सवाल लूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि विमेन्स एजुकेशन और विमेन्स सिक्योरिटी को लेके आप संतुष्ट हैं? सर, सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगी इस बार, तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि देश का युवा देश के विकास में बहुत अहम किरदार निभाता है, तो लेकिन देश का युवा पढ़ के विदेश जा रहा है, तो आप क्या नीति अपनाते हैं इससे कि क्या बाहर के एडवांस देश के लोग भी युवा यहाँ आ सकते हैं? क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि बाहर के युवा भी हमारे देश में आके करे कुछ विकास? जी, युवाओं के लिए बड़ा सवाल है और सभी के लिए ये बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी के लिए नहीं है, सबके लिए। आम आदमी पार्टी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं अमिता जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, चौकीदार चोर है। मैं आ रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ महिलाओं से सवाल लूंगा। मैं विमेन सिक्योरिटी पे, पानी के मसले पे, घरेलू मसले पे, गैस के मसले पे, सब पे पहले एक बार महिलाओं के पास। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रुचि शर्मा है, मैं स्थानीय निवासी अंबाला की हूँ। मैं महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने जितने दावे किए थे वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो इन्होंने बोला था कि हर कॉलेज के सामने कैमरा लगाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो ये बिल्कुल जीरो से भी जीरो। जी, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा है, युवाओं को लेकर सवाल उठा है। मैं दो सवाल और लेता हूं, फिर आ रहा हूं। अब पहला शुरुआत महिलाओं से, उसके बाद होगा। नाम बताइए। मेरा नाम सरोज लूथरा है, पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। मैं आपको आप किसी को माने, आप महिलाओं के मुद्दे बताइए क्या हैं? महिलाओं के मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर, और भाजपा ने एक भी पूरा नहीं किया। बता दे हमें, इन्होंने कौन सा मुद्दा पूरा किया है जो हम उसके लिए इनके लिए बोले? कोई भी मुद्दा इन्होंने पूरा नहीं किया। महिलाओं के लिए कोई ना कोई इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जी, महिला सुरक्षा को लेके बड़ा मसला, एजुकेशन को बड़ा मसला, मैं आ रहा हूँ, रोजगार को लेके बड़ा मसला। आप जवाब दे दीजिए जरा। मैं आपकी तीनों बातों के जवाब देना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले अभी गुड़िया ने रोजगार को लेकर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई। आज हम इस एसडी कॉलेज, जो शिक्षा का ये एक बहुत पुराना कॉलेज है, इसमें आप समझेंगे हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो योग्यता के आधार पर यहाँ रोजगार मिलता है, योग्यता के आधार पर रोजगार है। अभी ये इनसे सवाल रहेंगे, इनसे चिंता ना करो, सबसे सवाल रहेंगे, सबसे। बोलिए। आप इन सबको तकलीफ इसलिए है क्योंकि ये सब इन पार्टियों से बिलोंग करते हैं जिनके नेता या तो चेक से नौकरी लगती है। चलो, नौकरी की बात आ गई। आपके माननीय सांसद साहब जो 10 मिनट पहले तक यहाँ आने की बात कह रहे थे, नहीं आए, उनसे जरा ये पूछ के बता दीजिए, अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए
कि सांसद साहब यहाँ पे कौन सी ऐसी योजना लेके आ गए जिससे रोजगार का सृजन हुआ, युवाओं को रोजगार मिला। केंद्र की कौन सी ऐसी योजना, बड़ी योजना आ गई जिससे युवाओं को रोजगार मिला। 1 मिनट पूछने दीजिए, हो सकता है यही बता दे, हो सकता है बता दे। देखिए, रोजगार की बात मैं आप सबसे कह चुका हूँ कि जो नौकरी स्टेट के हिसाब से लगती है, स्टेट की पॉलिसी की बात करें आप, सांसद जी के कार्यों की बात करने हैं तो अंबाला कैंट के हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल की बात करिए, साहा 4 लेन की बात करिए, और जो हाईवे मानव चौक से जो हमारा हिसार वाला हाईवे उसकी बात करिए। सांसद जी के कामों की बात करनी है तो अच्छा सुनिए मैं उधर से शुरू करता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक बार इधर से शुरू कर लेता हूँ। साहब, हरियाणा कृषि प्रधान देश है और सरकारें कहती है कृषि में विविधता बहुत जरूरी है। एक जो ट्रेडिशनल खेती है उसको बंद करके या उसको कम करके अलग अलग तरीके से खेती की जाए। यहाँ का किसान तो पॉपुलर बहुत उगाता था। आप बता दीजिए पॉपुलर के दाम और व्यापारी और किसान कैसे, उनका क्या हाल है? मैं जवाब आपके पास लेने आऊंगा बीजेपी से। जरा यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। देखिए, सुनने की मादा रखो। किसानों के लिए आपके 9 तो विधायक हैं और एक आपका लोकसभा का मेंबर है, एमपी है। आपने किसानों के लिए क्या किया? आपके पॉपुलर, आप यमुनानगर में जाओ, यमुनानगर में 200-300 रुपए क्विंटल पॉपुलर बिकता है। क्या किया आपने? आज किसानों की गेहूं को दिल्ली सरकार किसानों की बात वही बताएंगे। किसानों के लिए जवाब है हमारे पास, और आप देते हैं। आपके सवाल का जवाब है हमारे पास। पॉपुलर के किसान मर रहे हैं साहब। ऐसा है डब्बास जी, मैं सरकार से एक बात और पूछना चाहता हूं। अभी जो एम्प्लॉयमेंट पे जहां या मैक्सिमम यूथ बैठा हुआ है, यूथ ने जो अपनी आवाज उठाई, अपने गांव की लिस्ट चेक कर ले भाई। मैं तेरे गांव को भी जानता हूँ, जरा लिस्ट चेक कर। 2 करोड़ मैं दिखा दूंगा लिस्ट। अभी अपने गाँव की लिस्ट चेक करो। बताइए, हरियाणा सरकार ने कहा था कि 1 लाख 2 लाख रोजगार। मैं मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट ले जियो राजे, लिस्ट ले जियो, लिस्ट है मेरे पास। जीडीपी अगर देखें, जीडीपी मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट लेके जाना आप। मेरे पास है। एक मिनट आने दो, बैठो। पूरे डाटा के हिसाब से बताऊंगा आपको, पूरे डाटा के हिसाब से बताऊंगा कि अम्बाड़ा में कितना पैसा आया। मैं सबसे पहले तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी के वक्ता पे गए थे और बेरोजगारी का मामला एक महिला ने उठाया था, बेरोजगारी का मामला। मैं पूछना चाहूंगा, आपने 2 करोड़ पर सालाना वादे किए थे, कितनी नौकरियां थी? एक भी नौकरी। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने स्टेट के अंदर 2 लाख रुपए पर सालाना वादे किए थे, किसी को कोई नौकरी मिली? हाँ, पर मैं ये बताना चाहूंगा, अभी जो पीछे 18,000 नौकरियां निकली हैं, मिली अम्बाड़ा में। मेरा युवा साथी एक बार सुनने का धैर्य रखिए। आचार संहिता खत्म होने के बाद सर डाटा आ जाएगा, पता लग जाएगा। आप 60 साल में कभी इतनी नौकरियां नहीं लगी जितनी हमारी सरकार में नौकरियां लगी हैं, और बिल्कुल पारदर्शी लगी हैं। आपकी सरकारों में तो चेक किया चेक से नौकरी लगती थी। गुमराह कर। बोलिए, आप ही की आवाज आ रही है, बोलिए। पीए और एमए जो पास लड़के हैं, उन बच्चों को आप पीएन की नौकरी देते हैं। ये लानत आप लोगों के ऊपर। बीए में पास को पीएन की नौकरी, रोजगार सर्जन नहीं हो पाया, इसलिए बीए में पास भी चपरासी लगने को तैयार है। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या मानना है युवाओं को लेकर? देखो, मैं तो इतना कहूंगा कि बीजेपी वालों ने जो नौकरियों के वादे किए थे, आपको गलतफहमी है। नौकरियां तो दी हैं, पकोड़े तलने की इन्होंने नौकरियां दी, और सारे के सारे इन्होंने चौकीदार बना दिए, और वो भी अपनी पार्टी के, कोई और चौकीदार नहीं बनाया इन्होंने। सारे के सारे चौकीदार बना दिए, वो भी अपनी पार्टी के। जी, अगर रोजगार इतना दे देते तो कम से कम आज ये कलेश तो ना होता। 10 साल आपका राज रहा, आपके सांसद रहे, सरकारें रही। पिछले 60 साल में इतनी नौकरियां नहीं लगी जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी है। बिल्कुल झूठ बात है। 55,000 नौकरियां लगने वाली है हमारी सरकार में। बोलने दीजिए। मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि तथ्यों पे बात की जाए। डाटा चेक करिए ना, डाटा चेक करिए ना। 18,000 नौकरियां तो अभी बोलने दो। 18,000 आपके पास आ रहा हूँ। कई सवाल है आपके पास, कई सवाल है, इसीलिए एमपी साहब नहीं पहुंचे हैं आज। मैं तो एक मिनट जी, रवि जी एक मिनट। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस डिबेट को तथ्यों के आधार पर डिबेट की जाए, डिबेट को इधर उधर घुमाया ना जाए।
अगर हम विपक्ष में, हमारा सवाल पूछने का अधिकार है और आपको जवाब। एक कही हमारी बहन ने एक बात कही, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो अन्याय हो रहे हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का लड़का ही महिलाओं से छेड़छाड़ कर, यह तो व्यक्तिगत है, कोर्ट में चल रहा है मामला, यह तो व्यक्तिगत, वो पार्टी महिलाओं, ये तो व्यक्तिगत हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट, दूसरी बात कहना चाहूंगा, ये रतनलाल कटारिया जी एमपी की बात कर रहे हैं। मेरे पास उनका इंटरव्यू पड़ा है लोकसभा 2014 के चुनाव से पहले, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मेरे आप एमपी बनाओगे, मोदी सरकार आएगी, मैं अंबाला में IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन से ड्राइंग रूम की अलमारी में बना के रख लिया आपने? आपकी कौन से ड्राइंग रूम की अलमारी में रखा? ये बात करते हैं, आपकी सरकार ने तो रोका है एमटी। पंजोखरा में क्या हुआ था हमारे सभी साथी बता देंगे। कुमारी सैलजा जाके धरने पे बैठ गई थी। सुन तो लो, कनेक्टिविटी देखो, शिक्षा की बात हो गई, कनेक्टिविटी किसी भी शहर के जिले के विकास के लिए बड़ी बात होती है। कनेक्टिविटी के मामले में यमुनानगर से नारायणगढ़ की रेल लाइन का वादा किया गया था, आपने भी किया था। जी 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 बोलिए। रेल लाइन की बात पूछ लेते हैं, फिर मैं पब्लिक के पास आ रहा हूँ। मैं पहले भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। जो महिलाओं की सिक्योरिटी की बात भाई साहब अभी कर रहे थे, महिलाओं के लिए क्या किया है हमारी सरकार ने ही। महिला थाने का पहली बार महिला थाना बनाने का काम हमारी सरकार में हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है। किसी के पास इस बात अच्छा, अब महिला थाने बना दिए शिक्षा के लिए। सुनिए एक मिनट। शिक्षा के लिए हर 20 किलोमीटर पे एक महिला कॉलेज की स्थापना करने की बात कही थी। आप पब्लिक बता दीजिए कितने सर, हमारे यहाँ 10 किलोमीटर पे, हमारे यहाँ 10 किलोमीटर पे 2 कॉलेज हैं। बात करें जरा मेरे से कॉलेजों की बात। 2 कॉलेज हैं, 2 गर्ल्स कॉलेज हैं। अम्बाड़ा में अभी शुरू हो गया है और अम्बाड़ा कैंट में बना हुआ है जी। पहले कहना चाहूंगा सरकार में 50% ज्यादा महिलाओं को माइक नीचे रखवाइए। आप बात सुने ये सत्ता में इन्होंने नहीं ले रखा माइक, आप नीचे रख दो, आप माइक नीचे रख दो। अब सुनो और उसका फिर जवाब दो। मैं एक व्यापारी हूँ, जब से मोदी सरकार आई है सारे बाजार खाली पड़े हैं और गुंडों का, बदमाशों का व्यापारियों पे हमला हो रहा है। वो डरता है, वो अपने घर से डरता है कि मैं सुबह कमा के लेके जाऊंगा और अगर मैं दुकान से 5000 भी लेके निकला तो मुझे रास्ते में ये बदमाश मारना दे। सरकार नाम बताइए। मेरा पवन राज है। एक मिनट, पवन बांगा मेरा नाम है जी। ठीक है जी, मैं बात करूंगा तथ्यों पे। ठीक है जी, देखो मैं बात करूंगा तथ्यों पे। ठीक है जी, इन्होंने कहा, एक मिनट, कोई फायदा कोई नहीं, बोलिए। इन्होंने कहा तथ्यों पे बात करनी है। ठीक है जी, ग्रुप डी की नौकरियां दी, ग्रुप डी के अनुसार ये कहते हैं कि हमने प्राथमिकता के आधार पे नौकरी दी। ठीक है जी, तो इसका मतलब जींद में 1600 कुछ नौकरियां दी और यहाँ पे कुछ नौकरियां दी। इस पर अम्बाला कैंट का युवा कम पढ़ा लिखा है। एक बात जी अभी कंप्लीट नहीं हुई मेरी। ठीक है जी, जहां तक छेड़छाड़ की बात है, हरियाणा के अंदर 16,500 छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं हुई इन 4 सालों के अंदर। क्या जवाब है? जी महिला सुरक्षा, मैं आ रहा हूँ, जवाब लेके आ रहा हूँ सर, जवाब लेके आ रहा हूँ। महिला सुरक्षा, शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, तीनों मामले, तीनों मुद्दे आप बता दीजिए, जरा जवाब दे दीजिए। अभी मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। माइक रखता हूँ, इनको ऑब्जेक्शन है मेरे माइक से। अरे प्रदीप, महिलाओं पे मैं भाई साहब से बताना चाहता हूँ कि वह जो रेप की घटनाएं महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती थी ना, आप लोगों के नेता ही उन घटनाओं को FIR तक दर्ज नहीं होने देते थे। और हमारी सरकार में 24 घंटे के अंदर महिलाओं के खिलाफ अगर कंप्लेंट भी जाती है, कंप्लेंट के तुरंत बाद FIR दर्ज करने का। लो जी, FIR दर्ज हो रही है इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, वरना यह तो तर्क ही नहीं है, कोई कुतर्क है। इनके मंत्री के भतीजे पे 420 का मुकदमा दर्ज हुआ, ये होता है इनके सरकार में। और सत्ता का दुरुपयोग करके उस पर्चे को खारिज करा दिया गया, लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। मैं तो कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन खामोश कर दिया, घर से ही कर रहे FIR ये मेरे चौकीदार, ये मेरे जी। मैं एक क्वेश्चन तथ्यों के आधार पर अम्बाला छावनी के मंत्री जी से और इनसे कटारिया जी से करना चाहता हूं।
अंबाला छावनी की सड़कों पे मेरे पास आरटीए है, 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये 250 करोड़ रुपए कहाँ लगे मेरे पास पड़े हैं, लेकिन आज एक भी सड़क साबुत नहीं है। 250 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अंबाला छावनी की छोटी छोटी सड़कों पे इन्होंने डिवाइडर बना दिए हैं। सुनने का मादा रखो, सुनने का। इन्होंने ऐसा है, आपकी सरकारों के लोगों की कही हुई बात मैं आपको बता देता हूँ। हमारी सरकार नहीं है। सिविल अस्पताल जो इन्होंने बनाया, वो बिल्डिंग तो बना दी इन्होंने, लेकिन उसमें सुविधाएं तो देखो। जो कैंसर के लिए कह रहे हैं ये, और जो हार्ट के, वो सारा प्राइवेट दे रखा है इन्होंने, और सारे के सारे लोगों को लूटा जा रहा है वहाँ पे। सर आप लोगों की सरकारों में 2 लाख बोल चुके, वो बोल चुके। आप रखिए। आप ये बताइए, आवारा पशु और डिवाइडर सड़कों का खराब होना समस्या है या नहीं है? है। आपके पास जवाब ही नहीं होगा जी। देखिए, अंबाला के अंदर आपके अंबाला कैंट का मंत्री स्वास्थ्य मंत्री है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अंबाला लोकसभा के अंदर गंदगी है तो अंबाला कैंट के अंदर। ये बात सही है कि नहीं है? तो मैं बताएगा स्वच्छता अभियान वालों ने जो करा है, सभी अंबाला कैंट की रैंकिंग अंबाला की बड़ी है या घटी है, ये वो स्वच्छता का सभी अंबाला के जनता से, और खासकर मैं सारी अंबाला की जनता से, और खासकर मैं खासकर अंबाला की जनता से, और जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, मैं नुमाइंदों से पूछना चाहूंगा, क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? अच्छा, सुनिए, स्वच्छता की बात की है, नैन साहब ने स्वच्छता की बात की है। 2 ऐप शुरू हुए थे अंबाला में। 1 मिनट सुन तो लीजिए, आप ही से पूछूंगा, सुन लीजिए। MMS MCA गंदगी को उठाने के लिए 2 ऐप शुरू किए गए थे अंबाला में। जरा बता दीजिए, आप में से कहा किस किस के फोन पे वो ऐप चलते हैं, किस किस ने गंदगी उठवाई है, बता दीजिए जी। अंबाला की रैंकिंग देखिए, लेकिन मेरा सवाल नहीं लिया आपने। मेरा आर्या साहब से सवाल है। आर्या साहब, आपने कहा था कि कटारिया साहब इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर मैंने कटारिया साहब के गुमशुदा के पोस्टर लगाए थे अंबाला से लेकर के कालका। जल्दी आप अंबाला शहर विधानसभा के गांवों में देख कर क्या है, जहाँ कटारिया साहब के नाम के पत्थर लगे हुए, सारे विकास कार्य पूरे हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। बात जहाँ पर ये रोजगार की करते हैं, वहाँ पे कांग्रेस ने फैक्ट्री बंद करवाई, भारतीय जनता पार्टी ने HMT बंद कराई, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। जहाँ पर NCRB के डाटा की बात करें, वहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गए। बहुत ही शर्मनाक बात। आपसे हो गया जनाब, मैं बता के हटा हूं। मैं हम अंबाला लोकसभा सीट से हमें क्यों जरूरत पड़ी युवाओं को बेरोजगार युवा मंच बनाने की? सर, पूरे 5 साल में 26 नौकरी, पिछले 2014 से 18 तक 26 नौकरियां मिली अंबाला। सर, दूसरी बात, असीम गोयल अंबाला के ने वादा किया था कि अंबाला में मैं कुछ रोजगार लाऊंगा। MP साहब पूरे 5 साल नहीं दिखे, और MLA नहीं पूरे 5 साल दिखे। सर, आज ये वोटें मांगने आ गया। नाम बोल। अगर मोदी जी ने काम नहीं किया, आज क्यों इकट्ठे हो रहे हैं सारे, गठबंधन क्यों कर रहे हैं? प्रदीप जी सुनो, जी। ऐसा है, ये एक मिनट इनका जवाब मैं देता हूँ। आप डाटा उठा के देख लो, नेट पे सर्च मारो। मोदी अकेला नहीं है, ये भी 41 बंदों के पांव पड़ चुका है। आज 41 पार्टियां मोदी के साथ समझौता कर चुकी हैं, अकेला नहीं है। आप कह रहे हो मोदी अकेला, वो भी 41 बंदों के पांव पड़ चुका है। पहले जवाब ले लेता हूँ। आज बोलिए। मैं मनदीप जी से ही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था ये अंबाला छावनी जो है ये साइंस सिटी है, साइंस के कारखानों की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। मगर इनके मंत्री, जो एक कहावत है पुरानी, अनपढ़ पटवारी का बस्ता भारी, इनके वाला हाल है कि इन्होंने अंबाला छावनी में साइंस सिटी के नाम पर घोषणाएं करके अखबारों में खाली बाउंड्री वाल दी। इन्होंने बैंक स्क्वायर के नाम पर घोषणाएं करके खाली बाउंड्री वाल दी। ये घोषणा मंत्री हैं, ये TRP मिनिस्टर है। जी, घोषणा मंत्री साहब जरा जवाब दे दीजिए। आरोप उन्होंने लगाया है। देखिए, भाई साहब ने बोला है कि अब इन्होंने अपने मुंह से बता दिया कि उसकी बाउंड्री वाल बन गई है। अगर टेंडर लगा है, काम शुरू हुआ, तो पहले बाउंड्री वाल ही बनेगी। काम तो बाद में होएगा ना सर, काम तो बाद में होगा। बाउंड्री टेंडर लगा है,
5 साल में टेंडर लगा है, 5 साल में टेंडर लगा है, 5 साल में। आ रहा हूं जी 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 जी। देखिए, एक नौजवान ने भाई ने क्वेश्चन किया, हेलो भैया सुनो आप, इन्होंने कहा कि कटारिया जी ने बहुत कुछ किया। हम ये पूछते हैं कि जो रेलवे रोड की बात की थी, चंडीगढ़ नारायणगढ़ से होकर के जाएगी, वो कसी कहां पर है जहां से टाक लगवाया था कटारिया जी ने? नंबर 1 बात, कहां पर है वो? ये कुछ नहीं करते कटारिया नाम का। जमानत जब्त होगी, ईमानदारी से कहता हूं, बीजेपी से मैं कहता हूं। फिर आप क्यों चक्कर में पड़े हो? गठबंधन कर लो अगर मोदी जी को हराना है। प्लीज प्लीज, अंतिम बात, बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कटारिया को टिकट दो, मैदान में आए, जमानत ना जब्त कराई, आपके सामने नहीं आने के, आपके सामने नहीं आएंगे। जी प्रदीप जी, जब 2014 में बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें जो पॉइंट्स थे, क्या उसने एक भी पूरे किए? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वो एक भी नहीं दी गई। 15 लाख आप लोगों के खाते में आए क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आया? 370 धारा हटी क्या? 35 हटे क्या? राम मंदिर बना क्या? गंगा की सफाई हुई क्या? अरे एक भी वादा जो 2014 में मैनिफेस्टो का है, इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक भी पूरा नहीं। अंबाला की बात कर लेते हैं, राम मंदिर की नहीं, अंबाला की बात करेंगे। मैं एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस ने, बीजेपी के मुद्दे हैं, बीजेपी के मुद्दे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, हो गई आपसे बात। आ रहा हूँ। सुनिए, कांग्रेस ने और बीजेपी ने एक वादा किया था, कांग्रेस ने भी किसी जमाने में किया था और बीजेपी ने भी जब एमपी और सरकार बनी थी स्टेट में, जब भी एक वादा किया था, खासकर एमपी के इलेक्शन में, रेल नीर का कारखाना यहां लेके आएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। साहब कितना नीर आ गया, कितने कारखाने लग गए। देखिए, मैं बार बार रोजगार की बात आप सब लोग उठा रहे हैं, तो मैं रोजगार के लिए बता दूं कि हरियाणा का दूसरा बीएलडीए कॉलेज हमारे आदरणीय सांसद जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं है ना। बीएलडीए से रोजगार को लेके है ना, बीएलडीए के डॉक्टर बनेंगे, वो रोजगार नहीं है क्या जी? बीएलडीए से डॉक्टर निकलेगा क्या, वो रोजगार नहीं है? हरियाणा का दूसरा टेंडर लग गया है 35 करोड़ रुपए। अरे उसका जवाब नहीं है। मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। बोलिए, नाम बोलिए। मेरा नाम दीपक भटनागर। मैं अपने साथियों से कहूंगा प्लीज शांत रह के मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सबके लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने आज पब्लिक को लाइव मौका दिया कि वो अपनी बात कह सकें, वरना टीवी पे ये सारी बहस देख देख के सारी पब्लिक जो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है। मेरा क्वेश्चन, मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक ये निवेदन करूंगा कि वो पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये बताएं कि जिस तरह से वो सबको प्रमोट करते हैं कि वोट दें वोट दें वोट दें, अपने मत का पूरा प्रयोग करें। वो ये भी बताएं कि जितने ऑप्शंस हैं उनके अंदर से एक ऑप्शन है जिसका नाम है नोटा, नन ऑफ द अबव, यानी अगर तुम में से इनमें से कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप नोटा पे मोहर लगाकर अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपने चैनल के माध्यम से भी निवेदन करिए, और हमारा भी जनता की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को जरूर प्रखर रूप से रखें उनके सामने, और इसको टीवी चैनल्स पे चाहे एडवर्टाइजमेंट दे चाहे बैनर्स लगाएं, सबको बताएं कि नोटा भी एक ऑप्शन है जिस पर मोहर लगाकर हम इन सब दलों के खिलाफ अपने विरोध जाहिर कर सकते हैं। जी 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 जी। मेरा सवाल बीजेपी से है कि पिछले 5 साल में नोटबंदी जीएसटी की वजह से 2 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, व्यापारियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पूरी दुकानें बंद हो गई हैं। जी जी जी, नोटा जीएसटी, उसके बाद आ रहा हूं आपसे हो गया जी। प्रदीप जी, मैं किसान हूं, इन बीजेपी वालों से ये बात पूछो, बीएस कहते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, इन्होंने क्यों नहीं की? एक मिनट 15 लाख रुपए की बात करते थे, वो नहीं आए, और इन्होंने इन्होंने क्या कर रखा, मंडी के अंदर जाते हैं तो हमारे पास से 2 रुपए कट्टा कट्टा जाता है, 2 रुपए। तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार। जी 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 जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि बैंकों में बीमे की रसीद तो काट ली, देने के टाइम वहां कह देते हैं 4 सीता लगी कि बीमा देंगे कद, काटने के टाइम कुछ दो बड़े सवाल स्वामीनाथन का जहां मैं जाता हूं यही मांग होती है। दूसरा एक और बात कह दी, 2 रुपया कमीशन। देखिए साहब, ये तो सीधा आरोप लगा। भाई साहब का सवाल भी इन्होंने और जवाब भी इन्होंने दे दिया। जी जी जी। जो फसल बीमा योजना है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है, मैं आप सबको बता दूं। और रही दूसरी मुआवजे की बात, अंबाला पहले ऐसा जिला है हरियाणा के अंदर जहां 11 करोड़ रुपए, आप पता कर ले अभी तहसील के अंदर।
स्वामीनाथन अब ऐसा है, एक मिनट भाई साहब, ऐसा है, ये तो रतनलाल कटारिया जी ने मनदीप जी को यहाँ भेज के ना उलझा के रख दिया, क्योंकि जानकारी नहीं है मनदीप जी को। ये जो फसल बीमा, की रिपोर्ट तुम्हारी थी, आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़िए, फसल बीमा उसी में से है। ये जो फसल बीमा योजना है ना, एक मिनट रवि, एक मिनट रवि, अरे सुनिए भाई साहब सुनिए, ये मैं सबको रवि जी एक मिनट आप बोलने नहीं दोगे, सुनेंगे कैसे? प्लीज नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। बोलने तो इसलिए नहीं देंगे ना, सवाल तो है ही नहीं कोई। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट इनको पढ़ाओ पहले। मैं अम्बाला कैंट की एक प्रखर समस्या रख रहा हूँ। सब्जी मंडी अम्बाला कैंट में, जहाँ ज्यादातर आड़ती बीजेपी के हैं, आज भी अपने आगे छोटे छोटे फड़ी वाले बिठा रखे हैं और उनसे 3,000 से लेके 8,000 रुपए महीना वसूली करते हैं। एक आड़ती 70 हजार रुपए अवैध वसूली कर रहा है। मैंने बहुत बार कंप्लेंट कर ली, आज भी उनसे वसूली हो रही है। यहाँ के मंत्री कहने को तो जन सेवक है, लेकिन तानाशाह है। 5 साल तक लोगों के डंडे मारे। अवैध वसूली खुद आड़ती कर रहे हैं फड़ी वालों से। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो अंबाला है, चाहे वो पंचकुला है, हर जिले में, हर शहर में अवैध वसूली हो रही है। जो ये किसान बीमा योजना की बात कर रहे हैं, इसको इन्हें किसान लूट योजना बना दिया है। और हर किसान वर्ग, करिए ना, व्यापारी वर्ग, कितना पैसा अंबाला के किसानों के खाते में कितना अभी आना पड़ा, कोई भी आया, मेरे से लिस्ट लीजिए ना। अभी 450 किसानों के नाम हो रहे हैं, परसों भी 450 किसानों के नाम आया। लीजिए, आप मेरे से लिस्ट लीजिए। आप बैठिए, इस तरह नहीं, मैं देता हूँ आपको 450 किसानों के। आप माइक रखिए, औरों का माइक काम नहीं कर रहा। इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जवाब है ना। अंकित ये माइक उठा ले, मैं पूछ लूँ। माइक उठा लो, मैं पूछ लूंगा। सबके माइक उठा लो, मैं आ रहा हूँ। देखिए, आज के जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, सिर्फ अकेला भारतीय जनता पार्टी का वक्ता बोल रहा है, बाकी वक्ताओं को आप टाइम कम दे रहे हैं। हमें समय नहीं दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी को टाइम दें, सभी पार्टियों का हक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र है और मीडिया की कोई ऐसी वो नहीं है। कई बार टेक्निकल दिक्कतें हो जाती है। सबके पास मैं खुद आऊंगा, चिंता ना करें, सबके पास मैं खुद आऊंगा। हाँ, बोलिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल जो लोगों ने काटे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर आज यात्रा की बात करती है, परिवर्तन यात्रा की, अगर ये परिवर्तन यात्रा 1 साल पहले की होती, 2 साल पहले की होती, हम मान जाते कि वाकई ही ये प्रदेश के हित के लिए यात्रा करें। आज कांग्रेस पार्टी का भी इसमें अपना हित है, क्योंकि ये आपस में इकट्ठा होने के चक्कर में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, ये तो कल अशोक तंवर, ये तो कल अशोक, एक मिनट सुन लीजिए, ये तो कल अशोक तंवर जी ने भी कह दिया, ये तो कल उन्होंने भी कह दिया कि गुलाम नबी जी आपका धन्यवाद, आपने हम सबको एक बस में खड़ा कर दिया। एक मिनट, मैं मनदीप जी को बताना चाहता हूं, जो कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट का ये एक हिस्सा है, इनकी जानकारी बहुत कम है। इनको तो उलझा दिया कटारे जी ना बेच के, है कि नहीं। दूसरी बात मैं आपको, एक मिनट, दूसरी बात ये कि ये जो फसल बीमा योजना है, ये उस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। ये 15 परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए 125 करोड़ लोगों का खून चूस रहे हैं। आ रहा हूँ, ये भी कुछ कागज लेके खड़े हैं। प्रदीप जी, अभी एक क्वेश्चन उठा था किसानों के बारे में, मैं ये बताना चाहूंगा, लोगों को बताना चाहूंगा, सुनो। आखिर 2014 में जब मौजूदा सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, उस टाइम किसानों की जो आय थी वो 4% जीडीपी की ग्रोथ रेट था, और अभी ये घट करके उससे आधा 1.9% पे आ गई। यानी किसानों की आय आधी से भी कम हो गई मौजूदा सरकार में। ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, और इस सरकार ने कुछ नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। खाली ये सोशल मीडिया की सरकार है, सोशल मीडिया में कुछ भी बोलती है। ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है, ये सोशल मीडिया
सोशल मीडिया की सरकार बता रहे, आप बता दो किसानों के लिए। भाई कौन कहता है कटारिया ने कुछ नहीं किया? भारतीय जनता, एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। कटारिया ने 400 एकड़ जमीन आधी बदरी की, किसानों की एक्वायर की। नंबर एक, कटारिया ने ये काम किया। नंबर दूसरी बात दूसरी भी सुनो। इन्होंने आदि बद्री सरस्वती उद्गम स्थल के नाम पर 1000 करोड़ रुपया लिया था। चाट गए, सारा चाट चुके हैं। नंबर 2 बात, सुनो मेरी बात, सुनो। आप किसानों की बात करते हो, किसानों के हत्यारे हो आप। किसान प्रत्येक दिन मरता है, किसान हर दिन मरता है, किसानों को मारने वाले आप हो। ठीक, सुनो मेरी बात। किसानों की देखभाल करते हो। रतन लाल कटारिया को चैलेंज है, अब की बार सामने आए रतन लाल कटारिया, दिखाएंगे अब की बार। अच्छा ये बताओ, ठीक है, पॉलिटिकल बात हो गई, किसानों की बात होगी, शहर की बात करते हैं। पानी से सब संतुष्ट है, बिजली से सब संतुष्ट है जी। यमुनानगर की बात सुन लो। यमुनानगर में कटारिया जी आए ही नहीं, और यमुनानगर के सरकारी सिविल हॉस्पिटल में एक बेड पे 4 मरीज लेटे हुए हैं। बेडों की संख्या नहीं, डॉक्टर नहीं, मशीनें नहीं। नाम बताइए। मेरा नाम खेम सिंह है। रिटायर्ड। सभी भाइयों से अनुरोध है, सुन लें। मैंने 2014 के अंदर एक विश्वास के साथ मोदी को वोट डाला था। लेकिन मोदी ने जितने भी वायदे करे, कोई भी वायदा इसका पूरा नहीं हुआ। मेरे पास तथ्य हैं इस बात के। मेरे पास क्या आज का मसला ये है कि मैं भी चौकीदार हूं? क्या ये एक मसला है? क्या देश की समस्या है कि मैं भी चौकीदार हूं? क्या चौकीदार कहने से अगर देश की समस्या कम होती है? अभी आपने बात पूछी पानी की और बिजली की। पानी से हम संतुष्ट हैं, लेकिन नल के नहीं, नालियों के। बात बिजली की, बिजली से हम नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन बिजली आने से नहीं, बिजली के बिलों से। बिजली का बिल इतना याद है। मैं पब्लिक सेक्टर से रिटायर्ड इंजीनियर हूं। सुन लीजिए, आप जल्दी बोलोगे तो। पब्लिक सेक्टर से रिटायर्ड इंजीनियर हूं। मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बंद होने की कगार पे हैं। पानी से संतुष्ट है, लेकिन नल के नहीं, नालियों के पानी से। पावर फ्लो की समस्या है, एक बेड पे 4 मरीज यमुनानगर में। जवाब आपके पास होगा नहीं, कटारिया साहब है नहीं। देखिए, अभी बिजली की बात आपने करी। कोई साथी अपने दिल पे हाथ रख के बता सकता है कि 24 घंटे बिजली अम्बाड़ा में नहीं आ रही? कोई साथी है जो अपने बिल्कुल आ रही है? झूठे 24 घंटे बिजली आप पूछिए ना। और पानी की भी कोई कमी नहीं है। एक बेड पे 4 मरीज, एक बेड पे 4 मरीज। अम्बाड़ा कैंट की बात करिए ना। एक बेड पे 4 मरीज। बैठिए। अभी अम्बाड़ा कैंट के हॉस्पिटल से इन लोगों को तकलीफ है, क्योंकि अम्बाड़ा कैंट। अरे जहाँ का पूछा है वहां की बात करो ना, यमुनानगर की बात करो। एक बेड पे 4 मरीज। एक मिनट भाई जी। मैं मनदीप जी से और भारतीय जनता पार्टी के इनके सांसद से पूछना चाहता हूं कि कोई एक योजना ऐसी बताइए जो सीधा गरीबों को फायदा पहुंचाती हो। और मैं आपको योजनाएं बताता हूं कांग्रेस की। कांग्रेस ने मनरेगा दिया। एक मिनट बात सुन लेना पूरी। कांग्रेस ने मनरेगा दिया। कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, जिससे सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने विकास किया, मगर अपने नेताओं का विकास किया। जिनके पास एक गाड़ी थी, उनके पास 10 गाड़ियां हैं। जो दिल्ली तक जाना मुश्किल था, सारे वर्ल्ड टूर लगा रहे। जी, वर्ल्ड टूर लगा रहे। 5 साल तक डंडे मारे, और अब पिटने की बारी आई तो चौकीदार बन गए। और मैं सिर्फ एक समस्या जिससे पूरा हरियाणा जूझ रहा है, मेरी बात सुन लेना। एक समस्या जिससे पूरा हरियाणा जूझ रहा है, रजिस्ट्रियां जो 5 जून 2006 से बंद है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने रजिस्ट्रियां नहीं खोली। इनका प्रधानमंत्री
इनका एमपी, इनका मुख्यमंत्री, 5 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इनका मंत्री, इनका मुख्यमंत्री, इनका प्रधानमंत्री, तो रजिस्ट्रियां क्या डोनाल्ड ट्रंप खोलेगा? देखिए अभी जो अंबाला की जनता का माहौल है, जो अंबाला की जनता का माहौल है, अभी ये कुछ लोग बात कर रहे थे बिजली की, बिजली के बिल ज्यादा आने की। मैं सभी भाइयों को ये बता देता हूं कि ये बिजली के बिल ज्यादा क्यों दे रही है सरकार, क्योंकि ये बिजली गुजरात से 3 रुपए यूनिट खरीद के और हमारे को 8 रुपए यूनिट बेची जा रही है, इसलिए बिजली के बिल ज्यादा दे रही है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, हमने देश में अगर अपना प्रधानमंत्री बनाया था तो देश की सुरक्षा के लिए बनाया था, न कि एक चौकीदारा करने के लिए बनाया था। प्रदीप जी, आज हम राष्ट्रीय मुद्दे अगर हम देखें, देखो बीजेपी मौजूदा सरकार ने राष्ट्र के जो मुद्दे थे उस पे एक भी कोई भी मुद्दा इन्होंने पूरा किया हो, तो ये लोकल जो है अभी जनता को देख करके पता लग रहा है कि रतनलाल कटारिया जी ने क्या काम किया, और ये सारे इससे पता लग रहा है कुछ भी नहीं किया। कोई नौकरियां नहीं दी, युवा सारे बेरोजगार हैं, कोई फैक्ट्रियां नहीं बनी, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सारी जनता इस परेशान है। तो बताओ आप क्या चौकीदार से क्या होगा? सारा कुछ लूट लिया और चौकीदार बोल रहे हो। भाई देखो एक बात है जी, सुनो आप प्लीज। इन्होंने बहुत कुछ दिया, वीर शहीदों की कुर्बानी के अफसाने भुला दिए, राम का मंदिर बना ना पाए रम के मंदिर बना दिए, युवाओं का पियो पियो, गांव गांव जाओ, गांव गांव तो ठेके खलवा दिए। ये है बीजेपी, ये है सच्चाई। अच्छा शौक है आखिर में। अंबाला यमुनानगर पंचकुला बड़ी लोकसभा सीट है, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। अंबाला लोकसभा सीट के लिए अब मैं सबके पास आ रहा हूं कि इसके पास क्या योजना है, कम से कम इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना हो। शो के आखिर में एक एक टिप्पणी सबसे लेते हैं कि इसके पास क्या योजना, क्या विजन है। सब पार्टियों के अलग अलग प्रतिनिधि हैं, एक बार पूछ लेते हैं, कम से कम आप लोगों के लिए कोई विजन हो तो वो बता दे। प्रदीप जी ने बहुत, देखो अब आपको शांत रहना पड़ेगा। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यदि आप आम आदमी पार्टी को बनाते हैं तो स्वास्थ्य में फ्री होगा सब कुछ, चाहे आप MRI कराओ, चाहे आप CT स्कैन कराओ, कुछ भी कराओ। शिक्षा आपकी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 4000 सरकारी स्कूल बंद करे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 4000 स्कूल सरकारी बंद करे हैं। हम सरकारी स्कूल को ऐसा बना देंगे जैसे प्राइवेट स्कूल है आपके, फीस नहीं होगी बच्चों को, शिक्षा अच्छी मिलेगी, फ्री बिजली मिलेगी, और इससे अच्छी क्या चाहिए? बिजली फ्री, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। अंबाला को बेरोजगारी का नहीं, रोजगार का शहर बनाएंगे। इन हाथों को रोजगार देंगे। जो युवा हमारे रोजगार हैं, जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उनको हम रोजगार देंगे। और हमारी एक परिवार एक रोजगार देंगे, हम हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले मैं युवा के लिए बता देना चाहता हूं, हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी, आपके नेता युवा दुष्यंत चौटाला जी 75% युवा को नौकरियों में हिस्सा देंगे। 75% जितने भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे प्राइवेट क्वेश्चन हैं, सभी के अंदर 75%। और मैं सभी माताओं के लिए, पिताओं के लिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो आज 60 की उम्र में भी अपनी पेंशन नहीं ले पाते, उनको 58 की उम्र में पेंशन देंगे, और उनको हम 55 की उम्र में पेंशन देंगे माताओं को। देखो, 2 मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार। बाकी सारे मुद्दे इसके सामने गौण हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज ये कहते हैं धारा 134A में 10% गरीब बच्चों को हम सरकार दूसरे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देंगे, लेकिन उसके पीछे फेल होने का कारण ये है, सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को कह रखा है कि जो 10% आप बच्चे एडमिशन लोगे उसकी पूरी पूर्ति हम करेंगे। आज तक पिछले 1-2 साल ने सरकार ने किसी प्राइवेट स्कूल को 1 पैसा भी नहीं दिया। अपनी योजनाएं बताइए, योजनाएं आपके पास। हमारी सरकार आने पे सबसे पहले एजुकेशन का लेवल ठीक किया जाएगा, बच्चों के एजुकेशन में सुधार होगा, तभी वो नौकरियों के अच्छे काबिल होंगे। और दूसरा, IMT और रोजगार के ज्यादा क्षेत्र बनाए जाएंगे ताकि रोजगार पूरा मिले। हमें सड़कों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अस्पताल और रोजगार की, जो हमें शिक्षा से मिल सकता है। शिक्षा सुधार होगा, सड़कों की जरूरत नहीं, अस्पताल की जरूरत। मैं सिर्फ इतना एक मिनट भाई जी,
एक मिनट जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई हो सके। एक मिनट, हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वादा किया था किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सत्ता में आते साथ 2-3 दिन के अंदर कर्जा माफ किया गया और हमने वादा किया है सीधा गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आएगी तो 6,000 रुपए महीना, 72,000 रुपए साल हर गरीब परिवार को मुहैया कराए जाएंगे। क्योंकि हमने 70 साल, ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने ये किया कि जो उन्होंने किया उसके फीते काट रहे हो आप। अभी इस लाइन में जितने भी नेता खड़े हैं सबने अपना एजेंडा जो है आप सबके बीच में रख दिया, लेकिन हमारी यही बात कि जिस तरीके से बिना चेक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी लग रही है, आगे भी इससे ज्यादा तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी लगती रहेगी बिना सिफारिश के। ये सब भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, फेवरेटिज्म की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। जनता टीवी का कौन बनेगा एमपी का ये खास एपिसोड आज अंबाला से है। कल हम मिलेंगे रोहतक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे।